नमस्कार, आप देख रहे हैं आक्रमण। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। आक्रमण का रण अब सिर्फ जमीन पर नहीं, समंदर और आसमान में भी है, क्योंकि ताकत सिर्फ धरती पर नहीं दिखाई दे रही, बल्कि समंदर के सीने पर भी जोर आजमाइश चल रही है। सरहदों को पार कर यलगार मचाया जा रहा है, क्योंकि इस महाविनाश के दौर में आक्रमण की भाषा सिर्फ और सिर्फ हथियार है। और इस वक्त 3 खौफनाक तस्वीरें बता रही हैं कि आखिर इस विध्वंस का छोर कहां तक फैला हुआ है। पहली तस्वीर में खाड़ी का नक्शा बदल रहा है। अमेरिका ईरान जंग के पीछे एक ऐसी रणनीति जिसने पूरे मिडिल ईस्ट का भूगोल बदल दिया है। सरहदों की रेखाएं बदल रही है, क्योंकि ट्रंप और नेतन्याहू का मिशन बेहद खतरनाक मोड में आ चुका है। ट्रंप का मिशन है ईरान को उसके जाल में उलझाए रखना। नेतन्याहू का मिशन है गाजा और लेबनान में तबाही मचाना। अगर ये दोनों ही अपनी चाल में कामयाब हुए तो खाड़ी की सरहदें हमेशा के लिए बदल जाएंगी। लेकिन ईरान को जितना कमजोर समझा जा रहा है, यह सबसे बड़ी भूल है। यही ट्रंप और नेतन्याहू सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। अब दूसरी तस्वीर पर आइए, जिसमें साफ है कि ईरान एक अभेद्य किला है। अमेरिकी सेना ईरान की सरजमी पर उतरने का जो मंसूबा बना रही है, व्हाइट हाउस के लिए सबसे ज्यादा आत्मघाती कदम होगा, क्योंकि कुदरत ने ईरान को पहाड़ों, रेगिस्तानों और समंदर के सुरक्षा कवच से नवाजा है, जिसे पार कर पाना सुपर पावर अमेरिका के लिए नामुमकिन ही नहीं, असंभव भी है। अगर अमेरिका ने जमीन पर कदम रखने की हिमाकत की तो ईरान वो हश्र करेगा जिसका जख्म पेंटागन को सदियों तक सालता रहेगा। और अब रुख कीजिए तीसरी तस्वीर की, जहां यूक्रेन पर पुतिन का विनाशकारी प्रहार हुआ है। पिछले कुछ दिनों से यूक्रेन के ड्रोन्स ने क्रेमलिन को तबाह कर रखा था, जिससे पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। और अब जब पुतिन की घातक मिसाइलों और सुसाइड ड्रोन्स ने पलटवार किया तो यूक्रेन का कोना कोना हिल गया है। आसमान से बरसती आग ने पूरे यूक्रेन में प्रलय ला दिया है। यानी दुनिया के 3 मोर्चों पर महाविनाश का चक्रव्यूह खिंच चुका है। एक तरफ खाड़ी का सुलगता समंदर है, दूसरी तरफ यूक्रेन की जलती जमीन है। देखना होगा कि क्या बातचीत की मेज पर इस जंग का अंत होगा या फिर तबाही तीसरे विश्व युद्ध वाला बिगुल फूंक देगी। और जंग से जुड़ी इस वक्त की बहुत बड़ी खबर के साथ शुरुआत करने जा रहे हैं। बड़ी खबर यह आ रही है कि अमेरिका ने 6ठे दिन लगातार ईरान पर कई हमले किए हैं। अमेरिका का एयरपोर्ट और पावर प्लांट पर हमला लगातार जारी है। ईरान के पुल और रेलवे स्टेशन पर लगातार विध्वंसक हमले किए जा रहे हैं। अमेरिका ने लगातार 6 दिन तक ताबड़तोड़ बमबारी की है ईरान के अंदर। ईरान भी खामोश नहीं है, ईरान भी लगातार पलटवार कर रहा है। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेसों को निशाना बना रहा है। अमेरिका के जहाज, अमेरिका के युद्धपोत, अमेरिका के विमानों को निशाना बना रहा है। यानी जंग के बीच ट्रंप का ईरान को लेकर बयान भी सामने आया है। बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान को लेकर बयान दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। ईरान से अमेरिका जंग जीत रहा है, आप बहुत जल्द मेहनत का फल देखेंगे, यह कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने। बेशक डोनाल्ड ट्रंप के हाथ कुछ हासिल ना हो, लेकिन फिर भी डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि वो इस जंग को जीत रहे हैं। Produce millions and millions of barrels of oil. We are likewise winning big in Iran, and you will see the fruits of that labor very, very shortly. America is back and doing really well. चलिए देखते हैं अमेरिका ने बीते 6 दिनों में ईरान के किन किन जगहों पर अमेरिका ने अटैक किया है, किन बंदरगाहों पर अटैक किया है। इस बार अमेरिका का मुख्य टारगेट ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर है। ब्रिज पर हमला हुआ है, कहुरस्तान में और होर्मुज़ में। बंदर अब्बास में हमला हुआ है, लार रूट पर हवाई हमला हुआ है। हमले में 8 लोग घायल हुए हैं। कम्युनिकेशन टावर को तबाह कर दिया गया है। रेलवे स्टेशन पर स्ट्राइक हुआ है, पावर स्टेशन पर बमबारी की गई है। ईरान में शहर में एयरपोर्ट पर बमबारी की गई है। बुशहर में ईरानी नेवी बेस को टारगेट किया गया है। एयर बेस को भी अटैक किया गया है। खुजेस्तान में, अहवाज में और सिरिक में लगातार बमबारी अमेरिका की तरफ से की जा रही है। यानी ईरान और अमेरिका के बीच लड़ाई अब उस मुकाम पर जा पहुंची है जहां से वापसी का कोई भी रास्ता दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। लगातार 6ठी रात अमेरिकी बमों ने तेहरान से लेकर शिराज तक दहला दिया। लेकिन रुकिए, क्या यह जंग सिर्फ ईरान की सैन्य ताकत को कुचलने के लिए, या फिर इस बारूद के धुएं के पीछे कोई बहुत बड़ा, बहुत गुप्त और बेहद खतरनाक खेल चल रहा है? खाड़ी के देशों में, अरब दुनिया के सुल्तानों में इस वक्त घबराहट ईरान की तबाही की नहीं है। डर इस बात का है कि अगर जंग का दायरा बढ़ा तो खाड़ी देशों की सरहदें हमेशा के लिए बदल सकती हैं। और इतिहास गवाह है,
जब जब मिडिल ईस्ट की रेत खून से सनी है, तब तब इजराइल का नक्शा बदला है। तो क्या ईरान पर हमले की आड़ में ग्रेटर इजराइल का वो गुप्त एजेंडा लागू कर दिया गया है जिसकी चर्चा अब तक बंद कमरों में होती रही है? मध्य पूर्व की तपती रेत का एक ही नियम है, यहाँ फैसले कागज की कलम से नहीं, बारूद की नली से होते हैं। इतिहास गवाह है कि जब भी इस इलाके में तोपों ने आग उगली है, सरहदों की लकीरें छोटी पड़ गई। जरा इतिहास के पन्नों को पलटिए। साल 1917, जब पूरा इलाका ब्रिटिश हुकूमत के साए में फिलिस्तीन कहलाता था। साल 1947 आया, संयुक्त राष्ट्र ने विभाजन का वो नक्शा पेश किया जिसने इस धरती पर अशांति की सदाबहार इबारत दी। यूएन ने तय किया कि 55% हिस्सा यहूदी राज्य होगा, 45% अरब राज्य और यरूशलेम रहेगा अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण में। लेकिन 1948 में जैसे इजराइल का जन्म हुआ, अरब देशों ने जंग छेड़ दी। अरब देशों को गुमान था कि वो नवजात इजराइल को समुद्र में धकेल देंगे। लेकिन जब जंग की धूल थमी तो दुनिया दंग रह गई। इजराइल ने न सिर्फ अपनी रक्षा की, बल्कि संयुक्त राष्ट्र के तय नक्शे से कहीं ज्यादा जमीन पर कब्जा कर लिया। ये इतिहास का वो पहला सबक था जो कहता है मिडिल ईस्ट में जंग सिर्फ मोर्चे पर नहीं, नक्शे पर भी लड़ी जाती है। अरब देश संभल भी नहीं पाए थे कि साल 1967 में वो ऐतिहासिक 6 दिनों की जंग हुई, जिसने मिडिल ईस्ट का भूगोल हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। महज 6 दिनों में इजराइल की सेना ने वो कर दिखाया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। गाजा पट्टी, वेस्ट बैंक, पूर्वी यरूशलेम, गोलान हाइट्स और इजिप्ट का पूरा सिनाई प्रायद्वीप, सब कुछ इजराइल के कब्जे में था। एक झटके में इजराइल का आकार 3 गुना बढ़ गया। अरब देशों की हेकड़ी हवा हो गई। इसके बाद आई समझौतों की बारी। 1993 से 1955 के बीच ओस्लो समझौते हुए। कहने को शांति समझौता था, लेकिन चालाकी देखिए। वेस्ट बैंक को 3 टुकड़ों में बांट दिया गया। एरिया ए फिलिस्तीनी प्रशासन के पास रहेगा, एरिया बी फिलिस्तीन और इजराइल के साझा नियंत्रण में रहेगा, और एरिया सी जिस पर पूरी तरह इजराइल की फौज का कब्जा रहेगा। यानी कूटनीति के आड़ में भी इजराइल ने जमीन को अपने शिकंजे में कसना कभी बंद नहीं किया। और आज जब अमेरिका ईरान पर सीधे वार कर रहा है, तो सवाल फिर वही उठ खड़ा हुआ है, क्या एक बार फिर वही पुराना इतिहास दोहराया जाने वाला है? आखिर अरब दुनिया में इस वक्त इतनी खलबली क्यों है? क्या सऊदी अरब से लेकर जॉर्डन और इजिप्ट तक के शासकों की रातों की नींद उड़ी हुई है? जवाब है हाल ही में इजराइल में अमेरिकी राजदूत का वो बयान जिसने खाड़ी देशों के सीने में खंजर की तरह काम किया है।
जैसे ही ग्रेटर इजराइल यानी महा इजराइल का नाम हवा में गूंजा, अरब की कूटनीति के होश उड़ गए। क्या ग्रेटर इजराइल सिर्फ एक धार्मिक नारा है या फिर ये वॉशिंगटन और तेल अवीव की उस गुप्त रणनीति का हिस्सा है जिसे इस महाजंग के जरिए अंजाम दिया जाना है? रणनीतिकारों का मानना है कि अगर अमेरिकी हमलों से ईरान घुटनों पर आ गया, अगर ईरान का परमाणु कार्यक्रम और उसकी सैन्य रीढ़ टूट गई, तो खाड़ी में शक्ति का संतुलन हमेशा के लिए बदल जाएगा। ईरान के कमजोर होते ही लेबनान का हिजबुल्ला अनाथ हो जाएगा और यमन की हूती जंग की रेस से बाहर हो जाएंगे। और जब ये प्रतिरोध का धड़ा यानी एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस खत्म हो जाएगा, तब शुरू होगा सरहदों को फिर से खींचने का असली खेल। ये एक सोची समझी जुगलबंदी है। एक तरफ व्हाइट हाउस में बैठे डोनाल्ड ट्रंप का ईरान पर सीधा और घातक प्रहार, तो दूसरी तरफ तेल अवीव से बेंजामिन नेतन्याहू का गाजा और लेबनान पर चौतरफा कहर। मिशन एक, बस निशाने अलग अलग हैं। अमेरिकी और इजरायली थिंक टैंक जानते हैं कि मध्य पूर्व के इस पूरे चक्रव्यूह का अभिमन्यु तेहरान है। जब तक तेहरान खड़ा है, इजराइल का विस्तार मुमकिन नहीं। लेकिन क्या ईरान को घुटनों पर लाना इतना आसान होगा? इतिहास गवाह है, ईरान वो योद्धा है जिसने सदियों से फारस की सल्तनत के गौरव को जिंदा रखा है। उसके पास मिसाइलों का वो जखीरा है जो इजराइल और अमेरिकी ठिकानों को राख में तब्दील करने का दम रखता है। ईरान ने साफ चेतावनी दी है, अगर अमेरिका ने अपनी हदें पार की तो ये जंग सिर्फ उसके मुल्क तक सीमित नहीं रहेगी। ये महाविनाशकारी आग पूरे मिडिल ईस्ट को अपने आगोश में ले लेगी। तो क्या हम मानव इतिहास के सबसे बड़े भौगोलिक बदलाव के मुहाने पर खड़े हैं? क्या तेल के कुओं, रेगिस्तानों और प्राचीन सभ्यताओं से सजी इस धरती पर नए देश बनने वाले हैं और पुराने देशों का नामो निशान मिटने वाला है? अमेरिकी राजदूत का ग्रेटर इजराइल की तरफ इशारा और ट्रंप की ईरान को तबाह करने की जिद, ये कोई महज संयोग नहीं है। ये आने वाले उस महा तूफान की दस्तक है जिसकी चपेट में पूरी दुनिया आने वाली है। याद रखिए, जब मिडिल ईस्ट की रेत में खून बहता है तो उसकी तपिश पूरी दुनिया महसूस करती है। तेल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी, वैश्विक अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी और शायद हम तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज को पार कर जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। आक्रमण में बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। ईरान ने अमेरिकी हमलों का करारा जवाब दिया है।
कतर, कुवैत, बहरीन और जॉर्डन में अमेरिकी बेस पर अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया है। कतर में खबर यह आ रही है कि एक के बाद एक 11 धमाके सुने गए हैं, जिसमें ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया है। मिसाइल और हवाई जंग के 4 महीने से ज्यादा हो गए, लेकिन नतीजा वही ढाक के 3 पार। होर्मुज की नाकेबंदी से दुनिया तेल को तरस रही है। बौखलाए ट्रंप अब सबसे आत्मघाती कदम उठाने वाले हैं। पेंटागन से खबर यह आ रही है कि कभी भी ईरान की सरजमी पर अमेरिका बूट्स ऑन ग्राउंड कर सकता है, यानी हवाई हमले कम होंगे, जमीनी एक्शन शुरू होगा। लेकिन वियतनाम, इराक और अफगानिस्तान में मुंह की खा चुकी अमेरिकी फौज के लिए क्या ईरान की सुरक्षित जमीन पर टिक पाना मुमकिन होगा? इतिहास गवाह है, किसी भी मुल्क पर जमीनी हमला करना सेनापतियों के लिए सबसे खौफनाक ख्वाब होता है। और जब बात ईरान की हो तो ये दुस्वप्न जीते जागते कब्रिस्तान में बदल जाता है। ईरान कोई समतल मैदान नहीं है जहां अमेरिकी टैंक बेधड़क दौड़ सके। कुदरत ने ईरान को ऐसा भूगोल बख्शा है जो खुद में एक अभेद्य किला है। चारों तरफ गगनचुंबी पहाड़, कटीली और सकरी घाटियां, तपते हुए बेरहम रेगिस्तान, और इन सब के बीच छिपे हैं ईरान के जाबाज सिपाही। अगर अमेरिका को जमीन के रास्ते ईरान में दाखिल होना है तो उसे पड़ोसी देशों की जमीन चाहिए होगी। जरा ईरान की सरहदों को देखिए। इराक, तुर्की, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अजरबैजान और तुर्कमेनिस्तान। ट्रंप लाख कोशिश कर लें, लेकिन इनमें से कोई भी पड़ोसी देश अपनी जमीन का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ करने देने को तैयार नहीं है। इराक पहले ही अपने यहां अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी से आजिज आ चुका है। पाकिस्तान और नेटो का सदस्य तुर्की भी इस विनाशकारी जंग से कोसों दूर रहना चाहता है। यानी चारों तरफ से रास्ते बंद हैं और बिना पड़ोसियों की मदद के ईरान की छाती पर पैर रखना अमेरिका के लिए नामुमकिन की हद तक मुश्किल है। आंकड़ों की बाजीगरी में भले ही अमेरिकी सेना दुनिया में सबसे ऊपर नजर आती हो, लेकिन बात जब जमीन पर आमने सामने की जंग की आएगी तो ये आंकड़े धरे के धरे रह जाएंगे। अमेरिका के पास भले ही 13 लाख की एक्टिव फौज हो, लेकिन इस वक्त मिडिल ईस्ट में उसके पास सिर्फ 50,000 के करीब सैनिक तैनात हैं। हालांकि जंग को होता देख 82वीं एयरबोर्न डिवीजन और हजारों मरीन कमांडो भेजे जा रहे हैं, लेकिन क्या 50 या 60,000 अमेरिकी सैनिक ईरान की सरजमी पर टिक पाएंगे? जरा ईरान के जज्बे को देखिए। ईरान की सेना और IRGC के पास 6 लाख से ज्यादा ट्रेंड और जाबाज सैनिक मौजूद हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, ईरान के पास बसीज नाम की वो पैरामिलिट्री फोर्स है जिसके इशारे पर लाखों आम ईरानी नागरिक अपने देश की हिफाजत के लिए कफन बांधकर सड़कों पर उतर आते हैं। अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत उसकी एडवांस टेक्नोलॉजी, उसके लाखों बख्तरबंद वाहन और सैटेलाइट गाइडेड मिसाइलें हैं। लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है लंबी रसद और सप्लाई लाइन। वाशिंगटन से हजारों किलोमीटर दूर बैठकर पहाड़ों और गुफाओं में छिपे ईरानी जाबाजों से लड़ना अमेरिका के लिए दलदल में धंसने जैसा साबित होगा। इराक और अफगानिस्तान में अमेरिका जो हश्र भुगत चुका है, ईरान उससे 1000 गुना ज्यादा घातक जख्म देने की ताकत रखता है। ईरान जानता है कि अमेरिकी वायुसेना की ताकत से सीधे टकराना समझदारी नहीं है, इसलिए उसने वो चक्रव्यूह तैयार किया है जिसे भेदना नामुमकिन है। पहाड़ों की सैकड़ों फीट नीचे बनी है
ईरान की अंडरग्राउंड मिसाइल और मिलिट्री सिटीज। ये वो अभेद्य सुरंगें हैं जिन पर अमेरिका का सबसे खतरनाक बंकर बस्टर बम भी बेअसर साबित होता है। इन सुरंगों में हजारों सैनिक महीनों तक रहने का राशन, हथियार और घातक मिसाइलें लेकर तैयार बैठे रहते हैं। ईरान की रणनीति बिल्कुल साफ है, दुश्मन को अपनी सरजमी के अंदर तक आने दो, उसे उलझाओ और फिर सकरी पहाड़ी घाटियों में उसका शिकार करो। ईरान के पास सस्ते लेकिन घातक सुसाइड ड्रोन, एंटी शिप मिसाइलें, पानी में तैरने वाली बारूदी सुरंगें और सड़कों पर बिछाए जाने वाले इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस का ऐसा जखीरा है जो अमेरिकी सेना की रसद लाइन को छिन्न भिन्न कर देगा। ये वो जाबाज हैं जो सरहद की रक्षा के लिए अपनी जान हथेली पर लेकर चलते हैं और इसी जज्बे के दम पर ईरान अमेरिका को एक लंबे और कभी ना खत्म होने वाले थकाऊ युद्ध में खींचने की पूरी तैयारी कर चुका है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी जनरलों के बंद कमरे की बैठक के बाद ट्रंप के सामने 3 बेहद खौफनाक विकल्प रखे गए। ईरान पर हवाई हमलों को और ज्यादा खूंखार और आक्रामक करना होगा। दूसरा ये कि होर्मुज के पास स्थिति रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण ईरानी द्वीपों पर अमेरिकी जमीनी सेना उतारकर कब्जा करना होगा। और तीसरा जो महत्वपूर्ण विकल्प है, ईरान के उन अभेद्य पहाड़ों को निशाना बनाना जहां उसका गुप्त परमाणु कार्यक्रम सांसें ले रहा है। लेकिन ट्रंप प्रशासन को यह नहीं भूलना चाहिए कि होर्मुज के द्वीपों पर हाथ डालना सीधे बारूद के जलते हुए कुएं में कूदने जैसा होगा। साल 2026 की ये महाजंग अब सिर्फ कूटनीति के कागजों पर नहीं रुकी है। अगर ट्रंप ने अपनी जमीनी सेना उतारने की हिमाकत की तो खाड़ी का ये सुलगता पानी दुनिया के सबसे भीषण महायुद्ध की गवाह बनेगा। तो क्या वाशिंगटन अपनी अब तक की सबसे बड़ी ऐतिहासिक भूल करने जा रहा है? क्या अमेरिकी सैनिक ईरान के पहाड़ों और सुरंगों के उस चक्रव्यूह में फंसने जा रहे हैं जहां से जिंदा वापस लौटने का रास्ता बेहद सकरा है?
ट्रंप अपनी जिद के आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ईरान की सेना, उसके जाबाज कमांडर और देश के लिए मर मिटने को तैयार बसीज के लाखों लड़ाके अपनी सरजमी को अमेरिकी सैनिकों का कब्रिस्तान बनाने के लिए पल के बिछाए तैयार बैठे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। क्या पुतिन, खामनेई और शी जिनपिंग के चक्रव्यूह में फंसकर अमेरिका का हाल भी 1945 के जापान और जर्मनी जैसा होने वाला है? रणनीति बहुत क्लियर है। ईरान को मोहरा बनाओ, जंग को लंबा खींचो और सुपर पावर अमेरिका के मिसाइल गोदाम खाली करवा दो। ट्रंप मजबूर होकर कह रहे हैं कि थार्ड और पैट्रियट मिसाइलों का स्टॉक आधा हो गया है। चीन और रशिया के इस चाल ने वॉशिंगटन की हेकड़ी ढीली कर दी है। जैसे ही अमेरिका निहत्था होगा, वैसे ही उसकी सुपर पावर की हैसियत को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। जिसे अपनी ताकत का गुमान था, जो पूरी दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाता था, आज वो महाबली दुनिया के सबसे बड़े रण क्षेत्र में हाँफ रहा है। अपनी चौधराहट के दम पर पूरी दुनिया पर हुक्म चलाने वाला अमेरिका आज अपनी ही जंग में बुरी तरह फंस चुका है। हथियार खत्म हो रहे हैं, बारूद का गोदाम खाली हो रहा है और जिस बादशाहत का दावा वॉशिंगटन सीना ठोक कर करता था, आज वो बादशाहत पूरी दुनिया के सामने ताक पर रखी है। कल तक ईरान को हलवा समझने की भूल करने वाले डोनाल्ड ट्रंप को 3 दिन में तारे दिखाई देने लगे। जो डोनाल्ड ट्रंप ईरान को नक्शे से मिटाने और उसे घुटनों पर लाने की हुंकार भर रहे थे, आज वही ट्रंप बगले झांकने पर मजबूर हैं, क्योंकि ईरान चट्टान की तरह अड़ा हुआ है, डटा हुआ है और महाबली की हर धमकी का जवाब मिसाइलों की गड़गड़ाहट से दे रहा है। ट्रंप ने जिसे बेहद कमजोर समझने की गलती की थी, वो ईरान आज सुपर पावर अमेरिका का वजूद हिलाने पर आमादा है। दरअसल ट्रंप ने ईरान को वेनेजुएला समझने की भारी भूल कर दी। उन्हें लगा कि प्रतिबंधों के दम पर वो तेहरान को झुका देंगे, लेकिन वो भूल गए कि इस बार बिसात पर मोहरे खुद बीजिंग और मॉस्को ने सजाए हैं। शी जिनपिंग और पुतिन ने कूटनीति की ऐसी चाल चली कि ट्रंप आज मझधार में फंस चुके हैं। चीन और रूस को ईरान के रूप में एक ऐसा अचूक और घातक मोहरा मिल गया जिसने अमेरिकी रडार को पूरी तरह से फेल कर दिया है। पुतिन की रणनीति और शी जिनपिंग की शह पर ईरान आज अमेरिका के सामने सीना ताने खड़ा है। ये रूस और चीन का वो चक्रव्यूह है जिसमें अमेरिका एक बार फिर जो उलझता हुआ नजर आता है, तो चाहकर भी बाहर नहीं निकल पा रहा।
जंग लंबी खिंच रही है और इस लंबी जंग ने अमेरिका की सांसें फुला दी हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन के गलियारों में खलबली मची है। पैट्रियट मिसाइलें खत्म हो रही हैं, इंटरसेप्टर मिसाइलों का स्टॉक खाली हो रहा है और अब अरबों डॉलर पानी की तरह बह रहे हैं। नतीजा, महाबली की सैन्य ताकत का गुब्बारा अब पिचकने लगा है। तनाव इतना बढ़ चुका है कि जो अमेरिका कभी मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा ठेकेदार बनता था, आज वही चौधरी चुपके चुपके अरब की धरती से अपना बोरिया बिस्तर समेटने में जुट गया। अमेरिकी सेना धीरे धीरे पीछे हट रही है क्योंकि उसे समझ आ गया है कि इस अनंतहीन दलदल में पैर धसाए रखना अब उसके बस की बात नहीं रही। तो क्या दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क 1945 के जापान और जर्मनी की राह पर चल पड़ा है? क्या चीन और रूस ने मिलकर अमेरिका के लिए एक ऐसा जंगी जाल बुन दिया जिसमें फंसकर सुपर पावर का वजूद ही दांव पर लग गया है? मीडिया रिपोर्ट्स ने खुलासा किया है कि ईरान से लड़ते लड़ते अमेरिका का हथियारों का जखीरा खतरनाक स्तर तक खाली हो चुका है। अमेरिका की सबसे भरोसेमंद हवाई ढाल यानी कि थर्ड बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर का स्टॉक घटकर आधा रह गया है और यही हाल पैट्रियट एयर डिफेंस इंटरसेप्टर का भी है, वो भी 50% खाली हो चुके हैं। इतना ही नहीं, समंदर से तबाही मचाने वाला टॉमहॉक क्रूज मिसाइलों का 30% हिस्सा बारूद बनकर उड़ चुका है। अमेरिका इस वक्त एक ऐसे दौराहे पर खड़ा है जहां पर उसकी वैश्विक चौधराहट हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। लेकिन असली झटका तो अब लगने वाला है। साल 2026 में अमेरिका के पास एक भी नई थर्ड इंटरसेप्टर मिसाइल की डिलीवरी शेड्यूल नहीं है। मौजूदा उत्पादन क्षमता का आलम यह है कि अमेरिका हर महीने सिर्फ 15 टॉमहॉक और 20 पैट्रियट मिसाइलें ही बना पा रहा है। एक्सपर्ट्स का दावा है कि जंग से पहले वाले स्टॉक को दोबारा हासिल करने में अमेरिका को 3 से 5 साल का वक्त लगेगा और यही है चीन और रूस की वो खतरनाक चाल। चीन और रूस जानते हैं कि अमेरिका जितना ज्यादा ईरान के दलदल में अपनी मिसाइलें फूकेगा, उसकी रीढ़ उतनी ही कमजोर होगी। अगर कल को ताइवान के मोर्चों पर चीन ने या दक्षिण कोरिया के मोर्चे पर उत्तर कोरिया ने कोई बड़ा युद्ध छेड़ दिया तो अमेरिका के पास उनसे लड़ने के लिए मिसाइलें बचेंगी ही नहीं। दूसरे विश्व युद्ध से पहले जर्मनी और जापान दुनिया को मुट्ठी में रखने का ख्वाब देखते थे, लेकिन 1945 आते आते वो बर्बाद हो गए। आज ठीक वही इतिहास खुद को दोहराने की दहलीज पर है। ये सिर्फ एक युद्ध नहीं, ये अमेरिकी साम्राज्य के पतन का शंखनाद है। अमेरिका का एक ध्रुवीय चौधराहट अब इतिहास के पन्नों में दफन होने वाली है। पुतिन और शी जिनपिंग के चक्रव्यूह में फंसे ट्रंप के पास अब ना तो पीछे हटने का कोई रास्ता बचा है, ना ही आगे बढ़ने की ताकत। इतिहास गवाह है कि जब जब किसी ने अपने अहंकार में दूसरों को छोटा समझा, उसका हश्र ऐसा ही हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। आक्रमण में बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की। रूस ने यूक्रेन पर बहुत बड़ा आक्रमण कर दिया है। रूस ने ताबड़तोड़ मिसाइल हमले यूक्रेन पर किए हैं। यूक्रेन के अनाज निर्यात से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला हुआ है। मिसाइलों में अनाज निर्यात से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को भयंकर नुकसान की खबर है। यानी यूक्रेन और रूस दोनों एक दूसरे के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रहे हैं, जिसे तबाही की इंतहा दिख रही है, बर्बादी का समंदर दिख रहा है। लेकिन रूस यूक्रेन जंग रुकने का नाम नहीं ले रहा। आसमान से बरसती मिसाइलें और मौत बनकर मंडराते ड्रोन्स ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। यूक्रेन का कोना कोना थर्रा रहा है, लाशों के ढेर लग रहे हैं, लोग चीख पुकार कर रहे हैं। और यह हालत सिर्फ यूक्रेन में नहीं है, रूस में भी आलम बहुत ज्यादा जुदा नहीं है। सवाल सबसे बड़ा है, आखिर कब थमेगा 4.5 साल से जारी इस लड़ाई का चैप्टर?
रूस की मिसाइलों ने तांडव मचा रखा है। यूक्रेन की जमीन धमाकों से धधक रही है। आसमान में मौत बनकर मंडराते रूसी ड्रोन और नीचे डर के साए में सिमटी आम जिंदगी। जमीन पर गोला बारूद बरस रहा है और हर धमाके के साथ उजड़ रही है उम्मीदें। यूक्रेन के शहर कीव से खारकीव तक एक बार फिर से निशाने पर है। बिजली, घर, पानी की सप्लाई, अस्पताल यानी जिंदगी की बुनियादी जरूरतें सब पर सीधे वार। रातें अब सिर्फ अंधेरी नहीं बल्कि डर से भरी हुई है। दिन उजाले के नहीं, धुएं और मलबे के रंग में डूबे हुए हैं। यूक्रेन आज भी खड़ा है, लेकिन हर दिन टूट रहा है। और सवाल यही कि क्या जंग सिर्फ बयानबाजी में खत्म होगी या जमीन पर भी कभी सुकून लौटेगा? क्योंकि फिलहाल यूक्रेन में जंग जारी है। रूस और यूक्रेन की जंग ने एक बार फिर से खौफनाक मोड़ ले लिया है। लंबी दूरी के ड्रोन, बैलिस्टिक मिसाइलें और सीधा निशाना यूक्रेन का एनर्जी सिस्टम ध्वस्त हो चुके हैं। इन 4 साल से ज्यादा के वक्त में राजधानी कीव, खारकीव, ओडेसा और कई बड़े शहर अंधेरे में डूब गए। पावर प्लांट बंद हो गए, सब स्टेशन तबाह हो गए, ट्रांसफार्मर और टरबाइन राख में बदल गए। जब बाहर ठंड हो और घरों में ना बिजली हो ना हीटिंग, तो हालात कैसे होंगे? ये सिर्फ सैन्य हमला नहीं बल्कि आम नागरिकों को ठंड से तोड़ने की रणनीति है। रूस की बमबारी सिर्फ इमारतें नहीं तोड़ रही बल्कि यूक्रेन की रोजमर्रा की जिंदगी को ठप कर रही है। यूक्रेन के आकाश में धमाके गूंज रहे हैं। रूस की मिसाइलें प्रमुख शहरों और सैन्य ठिकानों को निशाना बना रही है। कीव, खारकीव और दोनबास में नागरिक क्षेत्र भी अब खतरे में। सड़कें वीरान। विशेषज्ञों का कहना है कि ये रणनीति यूक्रेन की आपूर्ति और सैनिकों की गतिशीलता को रोकने के लिए है। लेकिन असर सिर्फ मोर्चे तक सीमित नहीं, बिजली, पानी और आम लोगों की जिंदगी पर भी भारी संकट है। यानी 4 साल से ज्यादा की ये जंग नया दौर यूक्रेन के लिए एक नई चुनौती बन चुका है। लंबे वक्त की लड़ाई में अनगिनत धमाके, टूटते शहर, बिछड़ते परिवार, क्या यह जंग यूक्रेन के लिए काल बन चुकी है या अब भी उम्मीद बाकी है? फरवरी 2022 में जब रूस ने यूक्रेन पर सैन्य हमला शुरू किया, तब दुनिया को लगा था कि यह युद्ध कुछ हफ्तों में सिमट जाएगा।
लेकिन 4 साल बाद भी जब जंग थमी नहीं बल्कि और जटिल हो चुकी है, हजारों सैनिकों की मौत, नागरिकों की भारी हताहत संख्या, लाखों लोग बेघर, यूक्रेन के कई औद्योगिक शहर मलबे में तब्दील, ऊर्जा ढांचा बार बार निशाने पर, कीव, खार्किव, ओडेसा, मिसाइल और ड्रोन हमलों के खतरे में, युद्ध अब सिर्फ सीमा पर नहीं, बिजली घर, रेलवे नेटवर्क, संचार तंत्र तक फैल चुका है। पूर्वी और दक्षिणी इलाकों में भीषण लड़ाई, ड्रोन युद्ध ने तस्वीर बदल दी है। आर्टिलरी, लंबी दूरी की मिसाइलें और खाइयों में जमे सैनिक जंग 21वीं सदी की तकनीक बन चुकी है। रूस का लक्ष्य कब्जाए गए इलाकों पर पकड़ मजबूत रखना, यूक्रेन का लक्ष्य खोई जमीन वापस लेना, लेकिन हर इंच जमीन की कीमत भारी है। ये जंग सिर्फ 2 देशों की नहीं रही, बल्कि पश्चिम देशों ने यूक्रेन को हथियार और आर्थिक मदद दी। ऊर्जा संकट ने यूरोप की अर्थव्यवस्था को झकझोरा। अनाज निर्यात रुकने से अफ्रीका और एशिया के कई देशों में असर पड़ा। नेटो की भूमिका और विस्तार पर बहस तेज हो गई। मॉस्को और पश्चिम के रिश्ते शीत युद्ध जैसे तनाव में बदल गए। 4 साल से ज्यादा की जंग ने यूक्रेन की अर्थव्यवस्था को बुरी तरीके से प्रभावित किया। बुनियादी ढांचा क्षतिग्रस्त, रोजगार और उद्योग प्रभावित, लाखों लोग यूरोप के कई देशों में शरण लिए हुए हैं। बीच बीच में बातचीत की कोशिशें हुई, लेकिन भरोसे की कमी, युद्ध के लक्ष्य और जमीन पर बदलते हालात हर पहल को अधूरा छोड़ गए। जंग जितनी लंबी चलेगी, मानवीय और आर्थिक कीमत उतनी ही बढ़ेगी। कई बार सीज फायर की बातें हुई, कई बार लगा कि शांति की एक किरण दिखाई दे रही है, लेकिन हर बार कोई ना कोई जिद आड़े आ जाती है। बातचीत शुरू होती है, फिर रुक जाती है या फिर ठहर सी जाती है, क्योंकि रूस और यूक्रेन दोनों के अपने अपने एजेंडे हैं। दोनों अपनी अपनी शर्तों पर अड़े हुए हैं। कोई इलाके की बात करता है, कोई सुरक्षा की गारंटी मांगता है, कोई इतिहास का हवाला देता है, तो कोई भविष्य की रणनीति का। और इसी टकराव के बीच जैसे ही मौका मिलता है, एक दूसरे को सबक सिखाने के नाम पर फिर से हमला कर दिया जाता है। बम बरसते हैं, मिसाइलें दागी जाती हैं, ड्रोन के जरिए रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया जाता है। नतीजा मौत का तांडव। ये सिर्फ 2 देशों की लड़ाई नहीं रही, ये सत्ता, प्रभाव और साजिशों का एक नया भयानक खेल बन चुका है। इस महायुद्ध में लाखों लोगों की जानें युद्ध की भेंट चढ़ चुकी है। इसके बावजूद हालात ऐसे नहीं दिखते कि खूनी खेल निकट भविष्य में खुद ब खुद थम जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।